भैया तो आप जैसे आप बताया 7 डिफरेंट इंटर्नशिप्स की, तो इंटर्नशिप्स में आपका क्या क्या रोल था, क्या क्या उसका इंटर्नशिप्स का आउटकम था, क्या क्या उसमें काम किए, वो एक बार अगर आप बता सके तो ऑडियंस जान सकेंगे इंटर्नशिप्स के बारे में। तो मैं बेसिकली एक सिस्टम्स बैकग्राउंड से हूँ, मतलब मैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के इंटरफेस पे काम करता हूँ, और मेरा इंटर्नशिप एक्सपीरियंस ने ही मेरे करियर को इस डायरेक्शन में लेके गया है। तो सबसे पहले जब मैंने एलिमेंट 14 के साथ स्टार्ट किया, तो एलिमेंट 14 वो कंपनी है जो रास्पबेरी पाई बनाती है। तो मैं उन लोगों के साथ स्टार्ट किया, तो उन लोगों का एक चिप था माइक्रोबिट करके। तो इस बोर्ड में कुछ स्पेशल सेंसर्स थे, एलईडीज थे, जिससे बच्चे जो है हार्डवेयर पे कोड करना सीख सकते हैं। तो मेरा उसमें काम ये था कि सबसे पहले मुझे वो सिखाना था माइक्रोबिट यूज करना, और उसमें कुछ एप्लीकेशंस बनाने थे। तो मैंने बच्चों के साथ बहुत सारा एंजॉय किया। 3 महीने मैंने दयानंद सागर इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाया भी, और उसमें मैंने हम लोगों ने ईवीएम मशीन, रेफ्रिजरेटर, स्मार्ट होम जैसी चीजें बनाई। तो उसमें मैं ब्लॉग करता था कि इस वीक हम लोगों ने क्या बनाया इन चिप्स को यूज करके, और फाइनली उसमें ग्रैंड प्राइज जीते। तो 10 रास्पबेरी पाई के किट मिले, जो मैंने वापस स्कूल को डोनेट कर दिया। तो इसके बाद जब बारी आई जीसॉक की, तो उस समय मेरे कॉलेज से कोई जीसॉक नहीं किया था, लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि चलो अप्लाई करते हैं। तो आर्डुइनो आया था जीसॉक के लिए। तो आर्डुइनो का बहुत सिंपल प्रॉब्लम था कि आर्डुइनो का जो सारा कोड है वो सी और सी प्लस प्लस में लिखा है, और वो लोग चाह रहे थे कि इस कोड को माइक्रोपाइथन में लिखा जाए। तो वो लोग क्या बोल रहे थे कि मैनुअली आप मतलब एक एक लाइब्रेरी को रीराइट करो। बट इसमें मैंने प्रॉब्लम ये नोटिस की कि 2700 ऐसे लाइब्रेरी थे, और उसको ट्रांसलेट करने में कई साल लग जाते। तो इधर ही कंपाइलर का कॉन्सेप्ट हो कि मैं एक ऐसा कंपाइलर लिखूंगा जो उस आर्डुइनो सी सी प्लस प्लस को माइक्रोपाइथन में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर सके। मतलब आप इनपुट में एक सी प्रोग्राम डालोगे जो आप आर्डुइनो में डालते हो, और दूसरी तरफ माइक्रोपाइथन का प्रोग्राम निकलेगा। तो इसमें मेरे मेंटर थे आर्डुइनो के इटली के हेड अलेसैंड्रो रानेलुची। तो जब काम करना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि वो 3D प्रिंटिंग के क्रिएटर है। उन्होंने स्लाइसर सॉफ्टवेयर लिखा है जो 3D प्रिंटिंग में यूज होता है। तो उसमें हम लोगों ने 3 महीने काम किया, काफी प्रोग्रेस भी किया, और जीसॉक मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। इसके बाद बारी आई लिनक्स फाउंडेशन की। तो उस जीसॉक के दौरान मुझे एक कंपाइलर के साथ थोड़ा एक्सपीरियंस मिल गया था, क्लाइंट के साथ। तो सोचा कि जीसीसी वाले साइड पे कुछ करता है। तो ये एलएफएक्स वालों ने, लिनक्स फाउंडेशन वालों ने होस्ट किया था इंटर्नशिप इंटेल इजराइल के साथ। तो इंटेल इजराइल के एक मेंटर थे, तो उन्होंने प्रोजेक्ट पोज किया था कि एक कोड में कवरेज होता है जो आपको बताता है कि अगर आप कोई टेस्ट रन कर रहे हो अपने कोड पर, तो कितना लाइन उस टेस्ट का एग्जीक्यूट हुआ है। तो मेन प्रॉब्लम ये था कि लिनक्स कर्नल के अंदर एक जीलिब्सी होता है, जीलिब्सी लाइब्रेरी, तो उसमें कवरेज मुझे एनेबल करना था। तो ये एक 7 साल पुराना बग था जो सॉल्व नहीं हुआ था। तो मैंने और अपने मेंटर ने काम किया साथ में 4 महीने में, और लास्ट में एक लगभग 40 लाइन का सोल्यूशन था उस बग को फिक्स करने के लिए। कॉन्फ़िगर टाइम ऑप्शन था जो हम लोगों ने प्रोवाइड किया, और अब मैंने सुना है कि उसी से वो इंटेल प्लान कर रही है कि टेस्ला और उनके मोबाइल आई में वो लोग कोड कवरेज एनेबल करेंगे ताकि लिनक्स कर्नल ऑटोनोमस कार्स में यूज हो सके। तो इसके बाद मैं एफएसएफ में आया। तो एफएसएफ में बेसिकली फ्री सॉफ्टवेयर एक्टिविज्म पे था। जो लोग नहीं जानते हैं, एफएसएफ जो है वो जीएनयू का हाफ है। जीएनयू मतलब जीसीसी वाला जीएनयू, और एफएसएफ उनके सारे कॉपीराइट्स होल्ड करता है। मतलब अगर आपका जीसीसी कंपाइलर फ्री है, अगर आप इंटरनेट फ्री में यूज कर रहे हो, अगर ओपन सोर्स लाइसेंसेस फ्री है, तो बस जीएनयू और एफएसएफ की वजह से है। तो उनके साथ मैंने फ्री सॉफ्टवेयर एक्टिविज्म पे काम किया। उनके सेशंस में, उनके कॉन्फ्रेंस में मैंने 1-2 सेशंस भी मॉडरेट किए, और मैंने फ्री ई बुक रीडर्स पे भी काम किया कि ई बुक रीडर्स जो होते हैं अमेज़न किंडल जैसे, वो लॉकडाउन फॉर्मेट में आते हैं जिसमें आप कुछ और नहीं लोड कर सकते हो। तो इसका फ्री सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो मैंने उस पे काम किया। फाइनली मैं जब एएमडी में आया, तो एएमडी में मैंने जूलिया सपोर्ट पे काम किया और कुछ प्राइमास पे काम किया।
और कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशंस पे काम किया। तो AMD के इंटर्नशिप को मैंने PPO में कन्वर्ट किया। तो यही मेरा जर्नी रहा है अब तक। मैं जैसे कि आप बताए रिमोट जॉब्स पे आपके इंटर्नशिप्स भी किए, तो रिमोट इंटर्नशिप के प्रोस कॉन्स बता सकते हो, बहुत सही रहता ऑडियंसेस के लिए। एंड देन रिमोट जॉब्स के बारे में अगर आप कुछ बता पाएंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो रिमोट जॉब्स के बहुत सारे प्रोज हैं और कुछ कॉन्स भी हैं जिसको ध्यान में रखना चाहिए। तो प्रोज में मैं डेफिनेटली ये कहूंगा कि फ्लेक्सिबिलिटी। 90% जो रिमोट जॉब्स होते हैं वो एसिंक होते हैं। एसिंक मतलब कि आप अपने टाइम में रिप्लाई कर सकते हो और पर्सन जो आप जिसके साथ आप काम कर रहे हो आप वो अपने टाइम में रिप्लाई कर सकता है। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है जो दिन में जिनके क्लासेस रहते हैं, कोर्सेज रहते हैं, एग्जाम्स रहते हैं। तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है क्योंकि आप अपना वीक अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो। आप चाहते हो कि आप इवनिंग में वर्क करो या नाइट में वर्क करो तो वो मैनेज हो सकता है। ये एक अच्छा होता है। और दूसरा कि रिमोट जॉब्स में जो रिमोट फर्स्ट कंपनीज रहती हैं उनका पूरा प्रोसीजर जो है वो रिमोट सेटअप के लिए बना होता है। मतलब कि आप ही नहीं रिमोट काम कर रहे हो, बाकी के लोग भी रिमोट काम कर रहे हैं। तो ये हाइब्रिड से बेटर इसलिए क्योंकि हाइब्रिड में कभी कभी लगता है कि पूरी टीम कहीं आउटिंग में जा रही है या ऑफलाइन मीटिंग कर रही है और आप मिस आउट कर रहे हो। तो रिमोट टीम्स में 100% रिमोट होता है, उसी तरह से मीटिंग शेड्यूल होती है, उसी तरह से काम होता है। और जनरली मैं ये कहूंगा कि एक्सपोजर बहुत मिल सकता है। मेरे कॉलेज ईयर्स में मुझे इजराइल के लोगों के साथ, इटली के लोगों के साथ, अमेरिकन के साथ, जापानीज, चाइनीज लोगों के साथ मुझे काम करने को मिला, ब्रिटिश लोगों के साथ काम करने को मिला। तो जब आप अलग अलग कल्चर्स और अलग अलग लोगों के साथ काम करते हो तो आपका पर्सपेक्टिव खुलता है कि क्या अलग कल्चर्स के लोग कैसे होते हैं, अलग जगहों पे काम कैसे होता है, कम्युनिकेशन बैरियर जो थोड़ा सा है वो कैसे ओवरकम किया जाए। तो एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपका पर्सनल ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है कि रिमोट इंटर्नशिप्स में, क्योंकि आपको ये सारे नई चीजें एक्सपीरियंस करने को मिलती है और यही सब फायदा है। और एक ये भी चीज है कि आपको वो अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है जो आपके कंट्री में नहीं है। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी कंपनी है जैसे मान लो गिटलैब, तो गिटलैब का इंडियन ऑफिस नहीं है बट गिटलैब इंडिया में रिमोटली लोगों को हायर करती है। तो ऐसी कंपनियों का जिनका इंडिया में प्रेजेंस नहीं है या एशिया में प्रेजेंस नहीं है, आप उनके साथ भी काम कर सकते हो। अब आते हैं कॉन्स पे। तो कॉन्स में मैं एक ही चीज कहूंगा कि कंपनी का वर्थ क्या है, कंपनी कितनी अच्छी है, ये वेरीफाई करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप किसी वेल नोन ओपन सोर्स वर्क के साथ या वेल नोन कंपनी के साथ काम कर रहे हो तो ये प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप किसी रिमोट स्टार्टअप के साथ काम कर रहे हो तो वेरीफाई करना डिफिकल्ट हो सकता है कि क्या ये स्टार्टअप कितना लेजिट है। इसके भी कुछ तरीके हैं, जैसे ट्रांसपेस जैसे वेबसाइट्स पर आप उस स्टार्टअप का फंडिंग स्टेटस देख सकते हो या गूगल कर सकते हो, पता चल सकता है कि स्टार्टअप के फाउंडर्स की क्या क्रेडिबिलिटी है। बट जनरली जो बैकग्राउंड चेक्स आपको, जैसे मान लीजिए कि आपके कैंपस में जो कंपनी आती है तो कुछ बैकग्राउंड चेक्स आपका कॉलेज करता है, तो वो सारी चीजें आपको खुद करनी पड़ती है। और दूसरी बात एक ये भी है रिमोट जॉब्स में कि सारा काम जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो ऑफन थोड़ा कन्वोल्यूटेड होता है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है और आपको ही कई सारी सॉफ्ट स्किल्स सीखनी पड़ती है कि कैसे अप्लाई करें, कैसे बात करें। और कल्चरल बैरियर तो रहता ही है थोड़ा सा, तो यही कॉन्स है। और बाकी मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे रिमोट अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और लोगों को उसका फायदा उठाना चाहिए। बट हाँ, इसमें आपको ये ऑलवेज याद रखना चाहिए कि आपके पास एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। अगर आप फ्रीलांस टाइप वर्क कर रहे हो जिसमें आप एक वेबसाइट बना रहे हो मतलब आप सेम लेवल का एक और वेबसाइट बना रहे हो, तो एक कहते हैं कि कुछ लोगों के पास 10 साल एक्सपीरियंस होता है और कुछ लोगों के पास 1 साल का एक्सपीरियंस 10 बार होता है। तो आपका लर्निंग प्रॉपरली ऊपर जा रहा है या आपका ग्रोथ हो रहा है, ये ट्रैक करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और भैया अगर आप ऑप्शन दिया जाए कि लाइक कंप्लीट रिमोट वर्क कर लें एंड फुल टाइम ऑफलाइन वर्क करें, कौन सा आप ज्यादा प्रेफर करेंगे? तो अगर हाइब्रिड ऑप्शन नहीं है तो इफ हाइब्रिड इज नॉट एन ऑप्शन तो
मैं ऑफिस जाना पसंद करूंगा। मे बी ये कंट्रोवर्शियल ओपिनियन, बट मेरा अभी भी ये मानना है कि जो करियर ग्रोथ के लिए ह्यूमन कनेक्शंस की जरूरत होती है। आप जब बात करते हो, जैसे मैंने अपने कंपनी को ज्वाइन किया कोविड लॉकडाउन के दौरान, और उस समय जितने भी हमारे टीम्स के मीटिंग थे वो कैमरा ऑफ के साथ होते थे। यूजुअली रिमोट में कैमरा ऑफ ही रहता है क्योंकि बैंडविड्थ के इश्यूज रहता है, और जनरली लोग घर पे रहते हैं तो कैमरा ऑन पसंद करना नहीं करता। तो 1 साल काम करते हुए मुझे हो गया, और मैंने अपने बॉस को यही बोला कि सर 1 साल काम करते हो गए, बट मुझे अभी भी नहीं पता है कि आप दिखते कैसे हो। अगर रोड पे एक दूसरे को हम लोग मिल जाए तो मैं पहचान नहीं पाऊंगा। तो मतलब आप अपने काम के बारे में बात कर सकते हो, आप अपने वर्क को प्रमोट कर सकते हो, बट अगर आप इन पर्सन कभी अपने टीममेट से मिलो ना। और एक और प्रॉब्लम थी कि मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरे टीममेट्स को क्या आता है। तो जब मेरे मन में एज अ बिगिनर मेरे पास बहुत सारे डाउट्स थे, तो किसको क्या पूछना है ये बिना बात किए कैसे पता चलेगा। क्योंकि क्या होता है, आप जब ऑफिस में रहते हैं तो टी ब्रेक होता है, लंच ब्रेक होता है, तो कैजुअली आप 2 मिनट किसी से भी बात कर लेता है। लेकिन रिमोटली आपको कॉल शेड्यूल करना पड़ेगा, और बिना रीजन के कोई कॉल शेड्यूल करता नहीं है। तो इसके वजह से आपको अपने टीममेट्स के साथ आपका रैपो नहीं बनता है। और वर्क प्लेस में आधा स्किल ये होती है कि आप दूसरे लोगों का एक्सपर्टीज कैसे लेवरेज कर रहे हो। अगर आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया जाए, और अगर आपका एक टीममेट आपको 10 मिनट्स में उसका बता सकता है कि इसको कैसे किया जाए, तो आपको उसका एक्सपर्टीज लेवरेज करना चाहिए। तो ये टाइप का ह्यूमन कनेक्ट कम हो जाता है। तो डेफिनेटली मैं ऑफलाइन प्रेफर करता हूँ। ओके, एंड लाइक मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इंटर्नशिप ट्रेंड्स जो इंडिया में, वो आपको क्या लगता है, क्या फ्यूचर है इंटर्नशिप्स मार्केट का इंडिया में, और क्या फ्यूचर इंटर्नशिप्स का एज अ स्टूडेंट? तो मैं थोड़ा प्री कोविड टाइम का पर्सपेक्टिव देता हूँ। जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था 2017 में, तो इंटर्नशिप्स तभी भी बहुत अनकॉमन थी। तब तक गिवन शेड्यूल ये था कि आप 4 साल इंजीनियरिंग करोगे, चौथे साल में जो लास्ट 6 मंथ्स का सेमेस्टर होगा उस टाइम में आप कभी इंटर्न करोगे, और वो पूरी उसी कंपनी में आप फुल टाइम कंटिन्यू करोगे। तो ये बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है, क्योंकि जब मैं ज्वाइन किया था उस समय तो बहुत अनहर्ड ऑफ था। कम से कम टियर 1 कॉलेजेस के बाहर भी कोई 4th ईयर या 3rd ईयर से पहले इंटर्न कर रहा है, लेकिन अब 1st ईयर और 2nd ईयर के बच्चे भी इंटर्न कर रहे हैं। और अब तो मैं कुछ ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ जो 12th के बाद इंटर्नशिप करके और कॉलेज में आ रहे हैं। तो मैं ये नहीं कमेंट करूंगा कि वो सही है या गलत है, बट हाँ, जनरली अब लोगों के पास ज्यादा एक्सपोजर है और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। मुझे ये लगता है कि आगे चलते हुए कंपनियों ने ये रियलाइज कर लिया है कि इंटर्न्स के थ्रू उनका हायरिंग पाइपलाइन बहुत स्ट्रांग हो सकता है। क्योंकि एक तरह से आप देखें तो इंटर्नशिप एक एक्सटेंडेड इंटरव्यू की तरह है। 1 घंटे या 2 घंटे के इंटरव्यू में आप कैंडिडेट के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को शायद टेस्ट कर सकते हो, बट उसकी लर्निंग एबिलिटी को नहीं टेस्ट कर सकते हो। बट 3 मंथ्स के इंटर्नशिप में आप उसकी लर्निंग एबिलिटी, उसके टीम के साथ काम करने की एबिलिटी, उसके प्रेजेंट करने की एबिलिटी और उसके क्रिटिसिज्म झेलने की एबिलिटी सब आप टेस्ट कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि आगे इंटर्नशिप्स और पॉपुलर होने वाली हैं, और इसका एक साइड इफेक्ट ये भी है कि जिन लोगों ने इंटर्नशिप्स नहीं की है ये उनके अगेंस्ट वर्क करेगा, क्योंकि जितने लोग इंटर्नशिप्स करेंगे उतने ही ज्यादा कंपनीज एक्सपेक्ट करेंगे कि उनके कैंडिडेट्स के सीवी में 1-2 इंटर्नशिप्स हो। तो यही मेरा मानना है कि फ्यूचर में और इंटर्नशिप्स बढ़ेगी, रिमोट इंटर्नशिप्स भी बढ़ेंगी, और कॉलेजेस में इंटर्नशिप प्लेसमेंट सीजन भी होंगे, फर्स्ट ईयर के बाद, 2nd ईयर के बाद, 3rd ईयर के बाद, और ज्यादा इंटर्नशिप्स की तरफ एजुकेशन बढ़ेगा। अगर आप AICTE के रूल्स भी देखें तो गवर्नमेंट के साइड से भी ये पुश आ रहा है कि सारे स्टूडेंट्स को कुछ मिनिमम अमाउंट इंटर्नशिप्स करने चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि इंजीनियरिंग जैसे प्रैक्टिकल ओरिएंटेड डिसिप्लिन में, इंजीनियरिंग बेसिकली एक ऐसी चीज है जिसमें आप किसी और को इंजीनियरिंग करके देख के आप सीख सकते हो, वो बस एक बुक से सीखने वाली चीज नहीं होती है। तो उस मामले में मुझे लगता है कि इंटर्नशिप्स आर द बेस्ट वे टू गो। थैंक यू वेरी मच भैया, आप इस पॉडकास्ट में है। ये मेरा ड्रीम पॉडकास्ट था बहुत टाइम से, मैं सोचा था आपके साथ पॉडकास्ट बनाने का।
फर्स्ट एपिसोड जो है वो द इंटर्न्स पॉडकास्ट का आपके साथ में मिला है। आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा इस पॉडकास्ट में? तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, मुझे भी यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मैं होप करता हूँ कि आज जो मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर किया है उससे आपको कुछ हेल्प मिले। बाकी फील फ्री टू रीच आउट टू मी। थैंक यू। भैया का जो लिंक्डइन अकाउंट है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो कोई भी जाके भैया से रीच आउट कर सकते हैं अगर इन्फॉर्मेशन जानना है और करियर में आगे बढ़ना है। तो भैया हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। मेरे करियर में पर्सनली भैया का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है, बहुत सारे हैकेथॉन्स में भैया का सपोर्ट रहा है जिसके कारण मैं सीख पाया, इतना लर्निंग ले पाया। और भैया हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं जितने भी उनके जूनियर्स उनको आगे करियर में ग्रोथ करने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच।